हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, इससे पहले आपको एंसेंट हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराए जा चुके हैं। लाइन बाय लाइन हम लेकर के चल रहे हैं, जो भी लूसेंट एंड सब्जेक्टिव में दिए गए। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने एक भी टॉपिक को छोड़ा है। लाइन बाय लाइन मैंने आप लोगों के सामने रखा, साथ में उसका एमसीक्यू भी आपके प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर के सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हो। करीब 14 से 15 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं एंसेंट हिस्ट्री को लेकर के, और अगर आप सभी को देख लेते हो तो आपका एंसेंट हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया, वो भी चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रकूट, फिर देखेंगे होयसल वंश, काकतीय वंश, यादव वंश, जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, जो इसके बाद एंसेंट हिस्ट्री आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रकूट, जहां से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग 752 ईस्वी में किए थे। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ठीक है, इनकी राजधानी मनकरी या फिर मन्याखेत, ये प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट ये पड़ता है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो कृष्ण प्रथम थे, ध्रुव थे, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। अब इसमें जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये प्रश्न वीवीआई रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे। तो यहाँ पे देखिए, एक तो राष्ट्रकूट थे, ठीक है, राष्ट्रकूट हो गए, एक होता आपका प्रतिहार और तीसरा होता है पाल। यानी 3 लोग इसमें शामिल थे, किस पर? कनौज पर अधिकार करने हेतु। ठीक है, कनौज पर अधिकार करने हेतु तो ये तीनों चीजें पूछी जाती हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे। ऑप्शन में रहेगा कौन शामिल नहीं थे। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन से वंश शामिल नहीं थे। तो वहां पे चोल दे देगा या फिर और भी कोई वंश दे सकता है। तो वहां पे बस आपको याद रखना कि ये 3 थे, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। ठीक है, किस पे अधिकार करने के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था? तो कनौज पे प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। ध्रुव को धारा वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट वीवीआई रहेगा। राइट, नेक्स्ट आता है कि गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर के चक्रा युद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम द्वितीय को पराजित किया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विजय किसका हुआ? तो राष्ट्रकूटों का विजय होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों का विजय होता है, क्योंकि इसने पाल शासक को भी हराया और प्रतिहार शासक को भी हरा दिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की है। साथ ही साथ आदि पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जो जिनसेन थे, वो भी अमोघ वर्ष के दरबार में थे। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, और वो नेक्स्ट है कि अमोघ वृत्ति के लेखक जो कि सक्तायना, ये सभी अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। तो ये आपको रचना भी याद रखना है। ठीक है, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर के अपने जीवन का अंत किया था। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अल्मसूदी, ठीक है, अल्मसूदी भारत आया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस राष्ट्रकूट शासक के समय में अल्मसूदी जो कि भारत आया था? तो इंद्र तृतीय के समय में। ठीक है, और इसने तत्कालिक राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय को माना जाता है। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की है। ठीक है, शांति पुराण की रचना की है, वीवीआई है। फिर आता है कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हरा करके राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी, जो कि हमने पीछे वाले वीडियो में ऑलरेडी देखा था। ठीक है, अब एलोरा और एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, इनके समय में हुआ था। और कुछ जो कि चीजें दी गई हैं कि कौन से गुफा में कौन सा इनके लिए समर्पित है, ये थोड़ा सा आप देखना चाहे तो देख सकते हो। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों
में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यादव वंश के बारे में। देखिए, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना विल्लभ पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा के रूप में सिंहण को माना जाता है। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र थे। अब रामचंद्र से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है क्योंकि अलाउद्दीन के सेनापति, अलाउद्दीन जो खिलजी थे, उनके सेनापति मलिक काफूर, जिसे हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, हजार दिनारी के नाम से, इसने इसके सामने यानी रामचंद्र ने इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिन्हड़ के दरबारी थे जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है होयसल वंश। तो ध्यान से देखिए, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा के रूप में जानी जाती है। वेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर भल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। ठीक है, मलिक काफूर ने हराया था। वह होयसल वंश की राजधानी कहाँ पे थी? द्वार समुद्र। तो ये जो दक्षिण भारत के अन्य जो प्रमुख हम वंश देख रहे हैं, जैसे यादव वंश, होयसल वंश, इनसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि संस्थापक कौन थे और उनकी राजधानी कहाँ पे थी। कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट रहता है वो देखते हैं, जैसे कि चेना केशव मंदिर पूछा जा सकता है कि किसने बनवाया था, तो विष्णुवर्धन ने बनवाया था। तो इस तरह से चीज़ें को हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे कदम्ब वंश। ठीक है, कदम्ब वंश में क्या है कि कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी था। बस बात खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। गंग वंश की बात करें तो गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम के रूप में जाना जाता है और अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कोंकणी वर्मा को माना जाता है। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल यानी कोलार थी, जो बाद में तलकांड हो गई थी। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाले गंग शासक माधव प्रथम थे। ठीक है, माधव प्रथम थे। नेक्स्ट आता है कि काकतीय जो कि वंश है, काकतीय वंश की स्थापना बेटा प्रथम के द्वारा किया गया था, जिसने नालकोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमरकोंड मतलब अमकोंड, ठीक है, अमकोंड थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक के रूप में गणपति कह सकते हैं, गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारांगल में स्थानांतरित कर ली। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र को माना जाता है। देखिए यहाँ पे राय गज केसरी और दया गज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। ठीक है, दया गज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी और राय गज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी को दी गई थी। यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिली थी। यह उपाधियां सिक्के पर भी अंकित होती थी। बस हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस ये याद रखिए कि जो उपाधियां थी किसकी थी, कौन सी उपाधि किसकी थी। ठीक है, कुल मिलाकर ये सारी थ्योरी हमने देख लिया और अब इसके बाद हम देखते हैं एमसीक्यू। और चलिए ये भी हम समझ लेते हैं कि टोटल आपने कितना अच्छे से थ्योरी को समझा, थ्योरी को याद रखा। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो सबसे पहले थ्योरी देख ले, उसके बाद एमसीक्यू आप लगाइए, तब जाकर के आपको ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रकूट राजवंश की संस्थापक कौन थे। तो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक के रूप में हम जानते थे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दंती दुर्ग। ठीक है, इनकी राजधानी मन्यखेत, तो ये भी हमें याद रखना। सेकंड प्रश्न आता है कि राष्ट्रकूट शासक शुरुआत में किसके अधीन थे। तो ये किसके अधीन थे? कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया, ऑप्शन डी कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए राष्ट्रकूटों की राजधानी मन्यखेत, यहाँ पे याद रखना है मन्यखेत। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है कि ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। ध्रुव ने कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दोनों के दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट आता है कि अमोघ वर्ष के संबंध में असत्य कथन चुनिए। वह जैन धर्म के अनुयायी थे, बिल्कुल सही है। उसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की, ये भी सही है। उसने गंगा नदी में समाधि ली थी, गंगा नहीं तुंगभद्रा नदी था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी था, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तुंगभद्रा क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी में उसने समाधि ली थी और महावीराचार्य उनके दरबार में रहते थे, ये सही है।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अरब निवासी अलमसूदी जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में? तो इंद्र तृतीय के समय में आया था, ऑप्शन ए। शांति पुराण के रचयिता पोन किस शासक के दरबार में रहते थे? पोन जो है वो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जिनसेन आदि पुराण के रचनाकार थे, ठीक है। सक्तायन जो थे वो अमोघ वृत्ति के रचनाकार थे, और महावीराचार्य गणितसार संग्रह के रचनाकार थे, तीनों सही है। पुन यहाँ पे गलत हुआ, कविराज मार्ग के जो रचनाकार थे वो अमोघ वर्ष कुल थे, अमोघ वर्ष, ठीक है, अमोघ वर्ष, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि गलत है। नेक्स्ट क्या आता है? अगला पॉइंट है कि एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था, और वो कौन थे? तो थेविनेट, ठीक है, थेविनेट थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रकूट शासक किन संप्रदायों के उपासक थे? तो शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, ये सभी के थे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भीलम पंचम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी, भीलम पंचम। नेक्स्ट आता है कि यादव वंश का वह अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जिसने मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो वो कौन थे? रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध संगीत शास्त्री सारंगदेव जो है वो किस राजा के दरबारी थे? सारंगदेव किस राजा के दरबारी थे? तो राजा सिन्हड़ के, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो होयसल वंश की स्थापना किया गया था विष्णुवर्धन के द्वारा, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, विष्णुवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वेलूर में प्रसिद्ध चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने किस वर्ष में कराया था? तो किस वर्ष में कराया गया था? 1117 में, 1117, ऑप्शन बी। होयसल वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसने मलिक काफूर ने पराजित किया था? जिसे मलिक काफूर ने पराजित किया था? होयसल वंश के शासक वीर भलाल तृतीय, ठीक है, वीर भलाल तृतीय, ऑप्शन सी। कदम वंश की स्थापना और उसकी राजधानी के संबंध में सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए, देखा जाए अगर यहाँ पे, तो हम पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मतलब कदम वंश की स्थापना और उनकी राजधानी। तो कदम वंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने किया था, वनवासी इनकी राजधानी थी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? गंग वंश का प्रथम शासक के रूप में कोंकणी वर्मा को जाना जाता है, ऑप्शन सी, कोंकणी वर्मा। नेक्स्ट है कि दत्त जो दत्तक कथा दत्तक सूत्र है, ठीक है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाले गंग शासक कौन थे? वो कौन थे? तो माधव प्रथम, माधव प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट, दयागज केसरी की उपाधि किस काकतीय राजा ने ग्रहण की थी? दयागज केसरी, तो ये उपाधि प्रताप रुद्र ने, ऑप्शन बी, प्रताप रुद्र। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रायगज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी को अपने पिता से मिली थी, ये बिल्कुल सही है। और होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी, ये भी हमने देखा था, दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने राष्ट्रकूट, होयसल, यादव वंश, काकतीय वंश, इन सभी चीज़ों से मिला करके कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।